हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वर्षा। हम कर रहे हैं लुसेंट जीके और हमारा फिज़िक्स चल रहा है और आज हम शुरू करेंगे फ्रिक्शन। तो पहला क्वेश्चन यही होता है कि फ्रिक्शन क्या है। तो फ्रिक्शन के लिए हम क्या कहेंगे, जब दो बॉडीज़ के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करती है तो उस फोर्स को हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है। फ्रिक्शन इज़ ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और एक काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, तो वो फोर्स देखिए दिया है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है जब दो बॉडीज़ के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन है वो काम नहीं करती है, मतलब नहीं होती है, उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। इट्स वैल्यू मैक्सिमम होगा व्हेन अप्लाइड फोर्स बॉडीज ऑन इट्स बॉडी इज सच दैट द बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड। मतलब अगर एक टेबल है, ठीक है, उस टेबल पे अगर एक प्लेट रखा हुआ है तो जब हम प्लेट पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो प्लेट मूव करेगी, तब उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब देखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन को। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, द फ्रिक्शन विच एक्ट्स व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन। वह फोर्स होती है जब एक बॉडी या किसी सरफेस के ऊपर या किसी बॉडी के ऊपर स्लाइड या मूव करती है, उसे काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो, पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, तो मूविंग कार ऑन रोड, जब कार मूव कर रही होती है रोड पे तब उसको हम लोग बोलते हैं, उसका एग्जांपल है, तब वो काइनेटिक फ्रिक्शन का एग्जांपल है। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है। क्यों कम होती है, तो जब कार जो है वो चल रही होती है रोड पे तो उस पर फोर्स उतना लगाना नहीं होता है, वहीं जबकि हम लोग एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है जब टेबल पे किसी प्लेट पे हम लोग प्लेट को वो मूव करवाना होता है, तो एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा लगाना होता है तभी क्या है। तो हाँ, ये काइनेटिक फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव स्पीड बिटवीन द बॉडीज प्रोवाइडेड बाई प्रोवाइडेड द स्पीड इज स्मॉल। काइनेटिक फ्रिक्शन का रिलेटिव स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस। फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हमेशा डिपेंड करेगा सरफेस पे ड्यू टू रफनेस। अगर जहाँ पे ज़्यादा रफ होगा वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और जहाँ पे स्मूथ होगा वहाँ फ्रिक्शन कम होगा। फ्रिक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट और फ्रिक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन का। अब रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, तो ये किसी सरफेस के ऊपर रोल करेगी, उसी को कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है काइनेटिक फ्रिक्शन से कम होती है। देखते हैं नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रही होती है, इट्स वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली, उसकी वेलोसिटी तो चेंज होगी कंटिन्यूअसली। नेचुरली एन एक्सटर्नल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ पाथ। सेंट्रीपिटल फोर्स जब भी है तो हम लोग बस यही कहेंगे कि फोर्स जो है वो लगेगी टुवर्ड्स द सेंटर। और द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन सर्कुलर मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, उसी को कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे एज है, सर्कुलर का एज है, उस पर जो फोर्स लग रहा होगा टॉर्ड्स द सेंटर, उसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, और जहाँ पे M जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, वो मूविंग ऑब्जेक्ट होगा, मास होगा वो, और V जो होगा वेलोसिटी होगा, R जो होगा वो रेडियस होगा। एग्जाम्पल अब देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो इफ़ अ स्टोन अटैच टू अ स्ट्रिंग, जब एक धागा से किसी पत्थर को हम बांधते हैं और उसको जब हम लोग वो सर्कुलर मोशन में घुमाते हैं तो जितना भी फोर्स होता है वो पत्थर की तरफ लग रहा होता है, वही है यहाँ पे। और वो जो धागा है उसमें टेंशन, स्ट्रिंग में टेंशन आता है। और फॉर द मोशन ऑफ प्लैनेट, फॉर द मोशन ऑफ ये फॉर द मोशन ऑफ प्लैनेट, हाँ, अगर एक सूर्य है और उसके चारों तरफ प्लैनेट मूव कर रहे हैं, टुवर्ड्स द सन करते हैं मूव, वही बता रहा है। फिर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ, न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस है, एक एटम है, उसके बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
घूम रही होती है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एक साइक्लिस्ट है वो जब कर्व पे चल रहा होता है तो वो भी टुवर्ड्स द सेंटर अपना वो बेंड कर हो जाएगा होता है, इसलिए उसको भी हम लोग साइक्लिस्ट जो है साइक्लिस्ट ने कर्व पाथ पे जब वो चलता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ पाथ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन ऑन साइक्लिस्ट ग्राउंड टू सप्लाई द सेंट्रीपिटल, वही टुवर्ड्स द सेंटर साइक्लिस्ट बेंड हो जाएगा। ड्यू टू दिस रीज़न द आउटर एज ऑफ कर्व रोड, एक रोड है और उसका कर्व जो साइड का रोड रहता है वो जो है वो बैलेंस करने के लिए, व्हीकल को बैलेंस करने के लिए वो कर्व रहता है, वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो पहले हम ये देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो अपोजिट है सेंट्रीपिटल फोर्स का, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लोग स्यूडो फोर्स भी कहते हैं। स्यूडो मतलब फॉल्स होता है, और ये जो है हमेशा सेंटर पे काम करती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा सेंटर पे काम करती है। लाइक देखते हैं एग्जांपल कुछ इसका, जैसे क्रीम सेपरेटर, जब हम लोग बटर बना रहे होते हैं घर में तो जो क्रीम होता है वो बीच में या सेंटर में आकर वो जम जाती है और साइड साइड उसका वो छाछ रहता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शुड बी confused as the reaction to centripetal force because force of action और reaction एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, दोनों अलग अलग पे काम करते हैं। अब आते हैं देखते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या है मोमेंट ऑफ फोर्स? तो द रोटेशन effect of a force on a body about an axis of rotation is described as moment of force। मतलब क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे काम करेगा और मोमेंट ऑफ फोर्स की वजह से ही रोटेशनल इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज मेजर्ड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्शन का। मतलब कि मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो फोर्स इंटू मोमेंट आर्म होता है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट इसका न्यूटन मीटर होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? तो आइए देखते हैं हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज दैट पॉइंट थ्रू विच द इंटायर वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी डजेंट चेंज विद द चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी इन स्पेस। मतलब क्या कह रहा है कि एक बॉडी पर सारी बॉडी का वेट बैलेंस होगा, उसको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। ठीक है। द वेट ऑफ बॉडी एक्ट्स थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब भी कोई बॉडी पे वेट लग रहा होगा तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। हेंस अ बॉडी कैन बी ब्राउट टू इक्विलिब्रियम बाय अप्लाइंग इक्वल फोर्स टू इट्स बॉडी इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसमें इक्विलिब्रियम हो जाएगा। जब एक बॉडी है उस पर दोनों साइड से फोर्स लगेगा तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा। और इक्विलिब्रियम का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, आइए आगे देखते हैं। तो जब वो इक्विलिब्रियम लग रहा होगा तो बॉडी पर जितनी भी फोर्स लगते हैं उसकी रिजल्टेंट जीरो हो जाएगी, उसी को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम, द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो इज सेट टू इक्विलिब्रियम। वही इक्विलिब्रियम उसी को कहते हैं कि बॉडी पर जितनी भी फोर्स लगते हैं उसकी रिजल्टेंट जीरो हो जाती है। और if a body is in equilibrium it will neither be at rest or nor be or in uniform motion। if a body is in equilibrium it will be either at rest or in uniform motion। अगर एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, उसको हम लोग अगर यहाँ से एक बॉल है उसको अगर एक्सटर्नल फोर्स हम लोग देंगे तो वो स्लाइड होकर यहाँ पे वो बॉल आ जाएगी, और ये जो बॉल स्लाइड होकर आएगी ये यूनिफॉर्म मोशन में होगी और तब ये जाकर इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। और अगर उसको क्या हम लोग कहेंगे कि अगर यूनिफॉर्म मोशन में आ गई तो उसको हम लोग डायनेमिक बोले। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। अब स्टैटिक को हम लोग देखते हैं तो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, एक अनस्टेबल, एक न्यूट्रल होता है। स्टेबल क्या है? तो इफ़ ऑन स्लाइड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन अ बॉडी हैज़ टेंडेंसी टू रीअगेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन इट इज़ सेड टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक बॉल है यहाँ, वो डिस्प्लेस करा हमने और वो बॉल यहाँ आया और वो बॉल वापस से अपने पोजीशन पे चला गया, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? तो इफ़ ऑन साइड displacement from equilibrium position a body moves in the direction of displacement and doesn't regain its original position, the equilibrium is said to be unstable equilibrium। in this equilibrium the center of gravity of the body is at its highest position। मतलब क्या है? एक बॉडी है,
उसको हम लोग ने डिस्प्लेस करा और वो बॉडी वापस अपने शेप में नहीं आएगा, वैसे ही रह जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हाईएस्ट पोजीशन पे रहता है। ठीक है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ये क्या है, तो इफ़ ऑन साइड डिस्प्लेसमेंट द इक्विलिब्रियम पोजीशन बॉडी हैज़ टेंडेंसी टू कम बैक ऑन ओरिजिनल पोजीशन एंड or to move in the direction of displacement it is said to be neutral equilibrium. In neutral equilibrium the center of gravity always remains at the same height. इसमें क्या है कि एक हम लोग बॉल लिए, वो डिस्प्लेस करा हम लोग, और यहाँ एक बॉल वो डिस्प्लेस कर यहाँ आया, और वो तीसरे पोजीशन पर जाकर जाकर वो रहता है, चला जाता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यहाँ क्या होता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमेशा सेम हाइट पे रहेगा, हमेशा सेम हाइट का ही होगा। कंडीशन क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, तो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी द फॉलोइंग टू कंडीशंस शुड बी फुलफिल्ड। दो कंडीशन जरूरी है क्या, तो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी शुड बी एट मिनिमम हाइट पे होना चाहिए, और द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी शुड पास थ्रू द बेस ऑफ बॉडी। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो बॉडी है उसको ज़रूरी है पास होना बेस ऑफ द बॉडी से। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।